This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने आपसे कहा था कि हम आपके सेट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। मीन्स हम आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। तो बच्चे, अगर हम इस चैप्टर में बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में देखेंगे तो सिमिलर का क्या मतलब होता है, सिमिलरिटी के बारे में बाद में बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि सिमिलर का क्या मतलब होता है। कौन कौन से फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर कहलाते हैं। मान लो अगर मैं आपसे बात करूं कि दो हमने सर्कल बना रखे, तो सर्कल क्या ये सिमिलर होते हैं या नहीं होते। तो बच्चे, जब भी हम किसी भी टू फिगर्स की बात करते हैं कि वो सेम है कि नहीं, सिमिलर मतलब सेम है या नहीं है, तो एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं कि वो सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है। साइज मैटर नहीं करता। जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, एक जैसे दिखने की बात करते हैं, तो हम किसकी बात नहीं करते, हम साइज की बात नहीं करते हैं कि दोनों एक समान होने चाहिए, एक ही साइज के होने चाहिए। नहीं, एक जैसे दिख रहे हैं तो वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं, और अगर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं तो वो सिमिलर फिगर नहीं कहलाते। जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो हमने क्या बना रखे हैं, दो हमने सर्कल बना रखे हैं, एक जो है एक की रेडियस दे रखी है 5 और दूसरी की दे रखे है 3, तो भाई यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये सेम नहीं है क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग है, लेकिन तब भी आप कहोगे कि दोनों के दोनों क्या है, सर्कल ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर और सेम में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, सेम का मतलब होता है कि आपका साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर जब हम सिमिलर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेप की बात करते हैं, साइज मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर कोई भी टू आप क्या ले लो, सर्कल ले लो, कोई भी टू सर्कल की बात करेंगे वो हमेशा एक जैसे दिखेंगे। उनकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, एक जैसी होगी। इसलिए टू सर्कल्स विथ एनी रेडियस हमेशा क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। सेम अगर हम सेकंड किसी और फिगर की बात करें, सर्कल के अलावा बात करें, तो सारे के सारे, जैसे मान लो स्क्वायर हुआ, ठीक, तो सारे के सारे स्क्वायर चाहे डिफरेंट साइड के हो, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, वो भी कैसे रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि सारे के सारे एक जैसे फिगर्स जो होते हैं वो आपको एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। या फिर हम बात करें स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की बात कर लें, फिर या फिर हम बात करें रेक्टेंगल की, सारे ये वाले सारे फिगर्स क्या होते हैं, आप कहेंगे कि ये सारे सिमिलर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्रेंट की, जो कि हमने 9th क्लास में करा था, कि कॉन्ग्रेंट में क्या होता था, कॉन्ग्रेंट में होता था कि आपका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपकी ये चीजें दिख रही हैं, जो हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, या फिर यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं होते, क्योंकि ये डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, और जब उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि सेम है या फिर नहीं है। तो ऑफकोर्स ये सेम नहीं है, लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो बच्चे, सिमिलरिटी के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब समझते हो बच्चे, जिसमें आपकी मोर देन टू साइड्स हो, ठीक है, कोई भी फिगर जिसमें मोर देन टू साइड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पॉलीगन कहते हैं। ओके, तो किसी भी पॉलीगन के लिए अगर हम बात करें तो वो सिमिलर कब होती है बच्चे, जब इनका क्या रहता है, या तो उनका जो सेप हो वो कैसे दिख रहे हो, सेम दिख रहा हो, सेम सेप हो, और या फिर अगर हम टेक्निकली बात करें, सेप कैसे सेम दिख सकता है, जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमें बात करनी है कि कोई भी पॉलीगन जो है वो सिमिलर है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, या तो हम चेक करेंगे कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, या फिर हम चेक करेंगे कि इनका जो रेशियो ऑफ डायमेंशंस है, रेशियो ऑफ साइड्स है, वो कैसा रहे, वो सेम रहे। तो मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, कोई भी पॉलीगन कब सिमिलर हो सकता है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनका करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम जगह के। जैसे यहाँ पर देखो,
अगर मैंने कहा कि ये आपका ए बी सी है, ये करिस्पॉन्डिंग हमने कॉन्ग्रेंट में भी पढ़ा था, ठीक, ये भी आपका क्या है, ये पी क्यू आर, ठीक। तो यहाँ आपने देखा कि ये 3 है, ये आपका कितना है, ये 4 है, ये आपका कितना है, 6 है, और ये आपका कितना है, ये 1.5 है, ठीक है। और ये आपका कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 5, और ये दे रखा है 2.5, ठीक। तो अभी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमें देखना है कौन कौन सा रेशियो आपका सेम आ रहा है। तो ये 5 है, ये आपका क्या है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका रेशियो आ रहा है 1/2, ठीक। तो अभी आप अगर इनमें रेशियो देखोगे तो आप क्या कहोगे कि ये वाले साइड का रेशियो इससे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, मैं थोड़ा 1/2, एक सेकेंड, इसको 3 ले लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/6 मीन्स 1/2, तो मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना बच्चा, बी वाला, ये किसके साथ करस्पॉन्डिंग में होगा, आर के साथ करस्पॉन्डिंग में होगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो हम रेशियोज ले रहे हैं वो किस किस साइड का इक्वल है। ये जो पी क्यू का जो रेशियो है वो ए और सी के सामने निकालोगे, तो मीन्स इसके सामने वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो अभी करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ आया बच्चा, नहीं क्यू के साथ क्यों ही होगा बच्चा, क्यू का जो डायमेंशन है वो 1.5 है, इसका रेशियो निकालोगे तो फिर हम इसे सिमिलर ही प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो साइड का रेशियो है वो सेम नहीं होगा। हमें दो चीजों में से एक प्रूफ करना पड़ता है, किसमें, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, या तो हमारे करस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल इक्वल हो और या फिर हमारा रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो। तो अगर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए या फिर एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो हम बराबर लिख सकते हैं। और अगर हमने साइड के रेशियो को बराबर करा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, उसके जो सामने के एंगल होंगे वो हम क्या करेंगे कि वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो बी वाला इक्वल है, क्योंकि ये वाला रेशियो इक्वल है बच्चा, 6 और 3 वाला रेशियो जो है वो बाकी रेशियोज के, बाकी साइड के रेशियो के इक्वल है। दैट्स वाई ये जो एंगल है बच्चा बी वाला वो बराबर आर से होगा, क्यू से नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू से होगा तो वो आपका फिर प्रूव ही नहीं होगा। ये एंगल आप, ये दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस तरह से सिमिलर है ही नहीं। अभी समझ आया, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ आया बच्चा, सामने का जो साइड के हिसाब से जो एंगल है या एंगल के हिसाब से जो साइड है उसको हम करस्पॉन्डिंग वर्ड से कहते हैं, अकॉर्डिंगली। या फिर आप सेकंड वर्ड देखोगे तो आप अकॉर्डिंगली भी कह सकते हो, केस के अकॉर्डिंग, साइड के अकॉर्डिंग, या फिर आप एंगल के अकॉर्डिंग कह सकते हो। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक। बाकी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? ओके, रुको, रिपीट कर दो मैम एक बार। एक सेकंड, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, मैं बस बड़ा सा ट्रायंगल बना रही हूँ। देखो, मान लो ये जो साइड दे रखी है वो 2 दे रखी है, ठीक, ये 4 दे रखी है, ये हमारा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 10 दे रखा है। अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सिमिलर अगर हमें किसी भी चीज को, या सिमिलर अगर हमें दो ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, तीनों जो एंगल है उनको इक्वल प्रूव कर दे। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा शेप इक्वल है, और शेप कैसे पता चलेगा इक्वल है बच्चा, एंगल से पता चलता है। तो अगर हम एंगल इक्वल प्रूफ कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलर है, और सिमिलर है तो हम उनके जो साइड का रेशियो है उसको क्या कह सकते हैं कि इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी सिमिलर टू ट्रायंगल का जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी और ले लेंगे यहाँ पर कुछ भी और साइड ले लो तो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग जिस एंगल बराबर है उसके सामने की जो साइड का रेशियोज होते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, मान लो अगर यहाँ पर ये तीनों ट्रायंगल इक्वल दिए होते, ट्रायंगल एंगल से हम बाद में समझाते हैं, पहले हम आपको साइड से समझा देते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो साइड का रेशियो होगा अगर ये इक्वल है तो इनके एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम 2 का और 8 का रेशियो निकालते तो कितना आता, 1/4 आता। यहां से निकालोगे 2/3 आएगा और ये आपका 1/2 आएगा।
क्या कहीं भी इक्वल प्रूव हुआ? रेशियोज इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि इनमें हम 3 रेशियोज निकालें और वो कैसे आए, वो इक्वल आए। तो हम रेशियोज कैसे निकालेंगे बच्चा? इस तरह से सोचो कि जो हम रेशियो 3 साइड्स का निकाले वो कैसा आए, इक्वल आए। तो ये ठीक है, ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि आपका क्या हो रहा है, आपका 5 डिवाइड बाई 10 रेशियो 1/2 आ रहा है। ठीक, तो अभी यहाँ पर 2 और 8 का तो आएगा नहीं, 4 और 6 का तो आएगा नहीं। तो हम इसको थोड़ा ट्विस्ट करके सोचते हैं। कैसे? कि अगर हम 4 का और किसका निकाले, 8 का निकाले, मींस ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। सेम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 और 4 की, इसको 4 लिखते हैं मैंने, ठीक है। तो ये अगर हम 2 और 4 की बात करेंगे तब भी 1/2 आ रहा है। तो किस हिसाब से दिख रहा है बच्चे कि ये जो ए बी जो साइड है और जो पी क्यू जो साइड है वो आपकी कैसी है, उनका रेशियो जो है वो बाकी साइड के रेशियो के इक्वल है, जैसे ए सी और पी क्यू के। और यहाँ पर क्या कह सकते हो, बी सी और क्यू आर के। तो बच्चे जब हमारा ये जो साइड का रेशियो इक्वल है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब उसके सामने वाले एंगल, जैसे 4 के सामने क्या आ रहा है, क्यू, और यहाँ इसके साथ में जो रेशियो का ट्रायंगल वो बनाया गया था, जिसका साइड का रेशियो बनाया गया था, वो क्या था, 2। तो 2 के सामने का जो एंगल है वो इक्वल होगा। साइड और एंगल का हमेशा याद रखेंगे कि सामने सामने वाला क्या होता है, रिलेशन होता है। मींस अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, इक्वल होता है। ऐसे रेशियोज के केस में होता है कि अगर यहाँ पर इसका और इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो आपस में बराबर है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। जैसे इसका 4 है, 4 का रेशियो किसके साथ लिया था, 8 के साथ लिया था, तो 4 के सामने वाला एंगल क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 के सामने वाला क्या है, आर है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बी वाला जो है वो आर के इक्वल होगा और सी वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, वो क्यू के इक्वल होगा। अभी समझ आया कि अभी भी नहीं आया? हाँ या ना, जल्दी से बताओ बच्चों। सेम इसका रिवर्स भी हो सकता है। मान लो इसके साइड के जगह एंगल दिए गए, 1 सेकेंड। ओके, मान लो ये आपका कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, ये आपका 30 दिया गया है, और ये आपका 50 दिया गया है, और ये आपका 50 दिया गया है, और ये आपका कितना दिया गया है, 80। थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसको ज्यादा हो गया, इसको भी 50 कर, इसको 40 कर, 60 कर लो इसको, ठीक है। तो ये 60 दिया गया है, ये 60 दिया गया है, तो 110, और ये कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। तो बेसिकली सिमिलरिटी का मतलब होता है कि बताओ कहाँ से ये सेम लगेगा। तो ये अगर इस तरह रखा होगा तो सेम नहीं लगेगा ना। जैसे अभी ये ट्रायंगल है तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन कोई और स्ट्रक्चर होता, हाँ वही, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ये सेम है लेकिन थोड़ा टिल्टेड दे रखा है, ठीक है, मतलब थोड़ा घुमा के दे रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ए बी सी, तो ये कभी भी दूसरे के सेम नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये पी क्यू आर है, अगर हम इसको एकदम सेम देखना चाहते हैं तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, घुमा के देखना पड़ेगा। घुमा के देखना पड़ेगा मींस यहाँ पर क्या होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 60, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 50, तब ये सेम दिखेगा। ओके, अगर हम इन्हें बिल्कुल सेम देखना चाहते हैं और आपका एंगल भी सही से बना होगा तो हम क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि साइज को मतलब जो शेप को कंपेयर करने के लिए ये यहाँ से इतना ही बड़ा है, यहाँ से ही मुड़ा है, ये एकदम कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस शेप को टिल्ट करना पड़ेगा, तभी ही वो करेस्पॉन्डिंग सही आएगा। हाँ, जैसे भी घुमाना, मतलब घुमा सकते हो, बस आपको क्या करना है, इस शेप को इस तरह से घुमाना पड़ेगा, तब वो एक जैसे दिखेंगे। और सिमिलरिटी का मतलब ही होता है कि एक जैसे दिखने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक जैसा कब दिखेगा, जब बी की जगह पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। मींस बी और आर जो है वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके, हाँ, इसके सामने वाली साइड इक्वल तो कुछ नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर आपका रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो ये 50 वाला है, तो 50 के सामने वाली कौन सी साइड है, ए बी,
और यहाँ पर 50 के सामने कौन सा है, क्यू आर। तो इसका रेशियो जो है वो बराबर होगा किसके, ए सी, और ए सी किसके सामने था, ए के सामने। तो 60 कहाँ है आपका, पी आर के रेशियो के बराबर होगा। और जो यहाँ पर होगा ये बीसी वाला जो होगा वो आपका पी कहाँ गया, एक सेकेंड, 60 के सामने जो है वो बीसी है और 60 के सामने यहाँ पर पी आर है, और ए सी कहाँ गया, AC जो है वो 70 है और यहाँ पर 70 जो है वो PQ, सॉरी AQ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो एंगल आपस में इक्वल है उसके सामने वाली साइड का रेशियो इक्वल होता है। ओके, तो ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐसा बनाया है ना। अभी ये देखो ये छोटा हुआ, कंपोज हुआ, सेम ऐसे मान लो आप यही फिगर था, यही एंगल थे, बस हमने क्या करा उसको ऐसे 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 मतलब दबा के उसकी साइड छोटी कर दी। तो आपका थोड़ी ना शेप थोड़ी ना बदल जाएगा, वो बस एंगल वही रहेंगे, बस वो छोटा दिख रहा है। जैसे मान लो अगर आपकी इमेज हो, सबने देखा है कि इमेज जो होती है वो इस तरह से होगा कि मान लो हम बड़ी इमेज बनवा रहे हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोटो बना है वो किस तरह से बना है, वो इस तरह से बना है, मतलब दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम इसी का क्या बनाते हैं, इसी का स्मॉलर वर्जन बनाते हैं, ठीक। तो ये फोटो कब सेम कहलाएगी बच्चा, जब ये दोनों लोग यहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे। मतलब अगर हमें इन दोनों फोटो को कहना कि ये एक ही जैसी फोटो है तो ये इसी तरह रखी होनी चाहिए ना। अगर हम इसको टेढ़ा कर दे तो फिर ये सेम नहीं दिखेंगे, तो उल्टा दिखेगा ना। तो सिमिलर दिखने के लिए या सेम होने के लिए हमको सेम शेप में, सेम किस में चाहिए होती है, शेप में चाहिए होती है। सेम अंदर वाला जो भी आपका क्या स्ट्रक्चर हो वो भी सेम दिखना चाहिए। ओके, तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर है। अगर हम यहाँ पर इंसान बदल दें या किसी और ऑब्जेक्ट की फोटो ले ले तो फिर वो सिमिलर नहीं कहलाएंगे। ऐसे ही उनके लिए होता है कि एंगल सेम होना चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए, सेम फिगर होना चाहिए, तभी ही वो सेम कहलाएगा। ओके, अभी समझ आया क्या, अभी भी नहीं आया? अभी भी डाउट है कि करेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बच्चों। अगर अभी भी डाउट है तो फिर हम अभी बता सकते हैं। नो मैम। ओके, आ गया तो चलता है। आगे बात करते हैं बच्चे। अभी हम पॉलीगन की बात कर रहे थे कि शेप सेम होता है, एंगल की बात करते हैं तो सारे पॉलीगन के लिए सेम होता है। अभी हम बात करेंगे ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है बच्चे। तो ट्रायंगल में भी हम क्या करते हैं, हमारा वही दो कंडीशन होता है, या तो हमारे एंगल सेम होने चाहिए या फिर हमारा जो रेशियो है साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अगर रेशियो जो है वो सेम दिया गया तो एंगल सेम होगा, और एंगल सेम होगा तो उसका रेशियो सेम रहेगा। पॉलीगन्स का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे मतलब, और गन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास ज्यादा साइड्स होते हैं, मैनी साइड्स होते हैं, वैसे पॉली का मतलब मैनी होता है, तो जिसके पास दो से ज्यादा साइड्स होते हैं वो क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। ओके, समझ आया बच्चा? ओके, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। वो थ्योरम्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम थ्योरम्स की बात करें तो सबसे पहले आती है थेल्स थ्योरम। हम प्रूफ नहीं करेंगे बच्चा, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि कौन कौन सी थ्योरम का यूज होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो थेल्स थ्योरम की बात करते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर टू ट्रायंगल का, ठीक है, अगर टू ट्रायंगल्स जो है उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल दिए गए हैं उनके अगर दोनों जो एंगल्स है वो इक्वल है तो हम ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स को हम कहते हैं इक्वी एंगुलर, ठीक है। क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर कहते हैं, मींस जिसका क्या मतलब होता है, इक्वल एंगल्स मतलब होता है। और ऐसे साइड्स का या फिर ऐसे एंगल्स का वो उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या करें, अगर थेल्स क्या कहते थे बच्चा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे दो ट्रायंगल हैं जिसमें हमारा क्या है, उन दोनों के जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं तो ऐसा हम क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर कहते हैं इसको। और
ऐसे ट्रायंगल्स में जो कि इक्विएंगुलर्स होते हैं उनका जो साइड का रेशियो होता है वो सेम रहता है। ये जो हम अभी आपको बता रहे थे कि एंगल इक्वल होंगे तो फिर आपकी साइड का रेशियो सेम होगा, या फिर साइड का रेशियो सेम होता है तो आपके एंगल इक्वल होते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये थ्योरम्स दी थी किसने? थेल्स ने। तो ये थेल्स थ्योरम होती है जिसके अकॉर्डिंग अगर एंगल इक्वल होते हैं या ऐसे ट्रायंगल जो कि इक्विएंगुलर हैं उनका जो साइड का रेशियो रहता है वो कैसा रहता है? वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम थी जो हमें यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, और कहीं भी सिमिलरिटी अगर हमें प्रूव करना पड़ेगा तो वो सेम रहता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर 6.1 वाली थ्योरम हम जो, हाँ बच्चे बोलो, कुछ कह रहे हो? रिपीट करना है तो बता दो। वैसे वही वाली चीज हम बता रहे थे, बस थ्योरम का नाम बता रहे थे कि उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं कि अगर हमारा जो रेशियोज इक्वल होता है साइड का तो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है इक्विएंगुलर कहलाता है, वो ट्रायंगल इक्विएंगुलर कहलाता है। ठीक है, सेम अगर हम बात करें दूसरी थ्योरम की तो 6.1 वाली थ्योरम जो है उसमें क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर अगर हमारा दो ट्रायंगल 6.1 थ्योरम में क्या कहते हैं कि यहाँ अगर देखो क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, उसमें एक लाइन है जो कि आपका क्या है? B और C। कहा जाता है कि अगर ये दोनों लाइंस जो है ओके इसको D और E ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहा जाएगा कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है ABC, उसमें आपका जो BC है वो किसके पैरेलल है? D और E के पैरेलल है। तो इसका मतलब होता है बच्चा कि ये जो साइड का रेशियो होगा वो भी आपका कैसा होता है? सेम होता है। अगर हमारा क्या हो रहा है बच्चा, रिपीट करती हूँ मैं, कि अगर हमारा ये वाले जो दो साइड्स हैं वो कैसी हैं? वो आपस में पैरेलल है। तो ये जो आपके साइड्स रहती हैं AB और BD, वन सेकेंड, तो ये आपका क्या है? AD और जो आपका BD है इसका जो रेशियो रहता है वो किसके बराबर होता है? AE और CE के रेशियो के बराबर होता है। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, जो हमारा ट्रायंगल थ्योरम है वो क्या कहती है? 6.1 थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन हम खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने DE बनाई है, तो जो रेशियो को डिवाइड करती है, जो पैरेलल लाइन है वो ट्रायंगल की साइड्स को जिस रेशियो में डिवाइड करती है वो रेशियो कैसा रहता है? वो रेशियो सेम रहता है। जैसे यहाँ पर इसने जो साइड्स बनाई है, जो AD और DB है, इनका जो रेशियो आएगा वो अदर साइड को जो जिस भी रेशियो में कट कर रही होगी वो उसके सेम ही होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि AD का रेशियो जो होगा वो BD और AC का जो रेशियो होगा वो C और E के साथ जो होगा वो आपस में बराबर। इसकी जो सेकेंड वाली थ्योरम है बचा 6.2 वाली, वो आपका क्या है? वो इसका रिवर्स है, और वो भी ऐसा हम एज अ फॉर्मूला एज अ थ्योरम यूज कर सकते हैं, एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जो कि क्या कहती है कि अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल में दे रखा है, एक लाइन से डिवाइड हो रहा है, एक ट्रायंगल को दो पार्ट में एक लाइन डिवाइड करती है और उनके जो साइड का रेशियो आता है, मान लो ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है? 6 और 8 दे रखा है, इनका जो रेशियो है वो अगर इक्वल है, अगर साइड का रेशियो, कोई भी लाइन अगर एक ट्रायंगल को डिवाइड करती है और जिस तरह से वो डिवाइड करती है उन साइड का रेशियो अगर क्या होता है? इक्वल होता है दूसरे साइड से, तो दैट मीन्स कि जो लाइन उनको डिवाइड कर रही है वो क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये दोनों है रिसिप्रोकल कह लो, आपस की क्या होती है? आपस में एक दूसरे की रिसिप्रोकल ही होती है कि अगर कोई साइड है पैरेलल है, वो क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है साइड को, तो वो क्या करता है? दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। और अगर कोई लाइन इक्वल प्रोपोर्शन में किसी ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है, ट्रायंगल के साइड को डिवाइड कर रही है, तो दैट मीन्स कि वो साइड जो होगी वो क्या होगी? आपस में इक्वल ही होगी, आपस में पैरेलल ही होगी। ओके, रिपीट करना है क्या? अगर रिपीट करना है तो बता दो। ये दोनों थ्योरम
समझ आ गई? अगर नहीं तो बोल सकते हो। मैम रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। ये दोनों थ्योरम जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, पहली वाली थ्योरम क्या कहती है? पहली वाली थ्योरम कहती है कि एक ट्रायंगल है, उसमें अगर हम कोई भी एक पैरेलल लाइन बनाते हैं बेस से, तो जो पैरेलल लाइन बेस से बन रही है वो हमेशा जो आपके बेस के अलावा टू साइड्स है उनको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। प्रूफ है बच्चा, पर हम नहीं कराएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, उसके क्वेश्चन बेस्ड ऑन आते हैं। प्रूफ बिल्कुल है, आपको मिल भी जाएगा एनसीईआरटी में, आप देख लेना, जहां नहीं समझ आए वहां पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाले ट्रायंगल की, पहले वाले एंगल की बात करें या पहले वाले फिगर की बात करें, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी साइड थी, मतलब जो हमारा ये लाइन हमने बनाई है, डी वाली लाइन बनाई है, वो बेस से पैरेलल है। दैट्स वाई वो हमेशा क्या करेगी, बेस के अलावा जो दोनों साइड है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक, पहले वाली थ्योरम ये कहती है। दूसरी वाली थ्योरम क्या कहती है बच्चा? दूसरे वाला थ्योरम कहता है कि अगर आपको कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है या किसी भी टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, दैट मींस कि वो लाइन जो उसकी थर्ड लाइन होगी उसके पैरेलल होगी। ठीक है, अभी समझ आया? यस मैम। ओके, चलो फिर इसके कुछ फर्स्ट वाला एक्सरसाइज देखते हैं। बस यही दोनों प्रूफ है जिसका हम यूज करेंगे, और आप थेल्स थ्योरम का तो यूज करेंगे ही हम। 1 सेकेंड, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। 6.1 है। 6.1 बहुत ही आसान है, आपको कॉन्ग्रेंट का मतलब पता ही है कि अगर हमारा शेप एंड साइज दोनों इक्वल होता है तो हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। कॉन्ग्रेंट के अलग अलग क्या थे, अलग अलग आपकी लाइक वो थी, मतलब अलग अलग कंडीशंस थी, जैसे एस एस ए था और आपका एस ए एस था। ठीक है, वो सब अभी यहाँ नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेंट का मतलब आपको पता है, शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। और सिमिलर का मतलब या सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज सेम होना चाहिए, साइज से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बस बताना है कि सारे के सारे सर्कल जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। बताओ, ए और बी। ए। ओके, बाकी बचे ए और बी, जल्दी से बताओ, कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे? कॉन्ग्रेंट का मतलब समझ रहे हो बच्चा, कि आपका शेप एंड साइज दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ओके, तो बच्चा जो ए कह रहे हैं, एक बात बताइए, अगर हम सर्कल बनाते हैं, एक हम इतना सा सर्कल बना रहे हैं, इतना सा सर्कल बना, दोनों सर्कल है नहीं? अगर हम इनकी बात कर रहे हो बच्चा, दोनों सर्कल है मीन्स शेप तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या इसका साइज सेम है? मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का, तो इसका शेप तो कहीं भी, साइज तो कहीं भी सेम नहीं है, तो ये क्या कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कॉन्ग्रेंट कब होते हैं बच्चे? सर्कल के लिए, अगर दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, ये कंडीशन होती है बच्चे। जैसे आपका ट्रायंगल के लिए अलग अलग कंडीशन होती है ना, ऐसे ही सर्कल के लिए आपके कॉन्ग्रेंट होने की कंडीशन होती है कि दोनों की रेडियस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तो रेडियस कहीं इक्वल नहीं है, पर हाँ एक जैसे दिख जरूर रहे हैं, शेप जरूर सेम है। तो बच्चा अगर शेप सेम होता है तो इसका मतलब है वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए, सर्कल के लिए दोनों की रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो रेडियस इक्वल तो है नहीं, हो जरूरी नहीं है ना सारे सर्कल की रेडियस इक्वल हो, कोई 10 हो सकता, कोई 5 हो सकता, अलग अलग रेडियस हो सकती है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। चलो अभी यहाँ पर बात करते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रेंट होता है? ए और बी। जल्दी से आंसर करो, सेकंड वाले का क्या आंसर होगा? ओके ओके, सेम वही है, यहाँ भी वही है, सिमिलर होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी स्क्वायर्स के, तो स्क्वायर आपका कब सिमिलर होता है? जब वो स्क्वायर हो, एटलीस्ट स्क्वायर तो, तब सारे स्क्वायर एक जैसे ही दिखते हैं ना, तो वो सिमिलर, शेप तो सेम ही हो जाएगा।
ठीक, तो सारे के सारे स्क्वायर जो है या रेक्टेंगल जो है वो सिमिलर तो होते हैं, और अगर हम बात करें वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब सेम डायमेंशन हो उसकी, तो सेम साइड तो है नहीं, सारे अलग अलग साइड के हो सकते हैं, तो ये भी क्या रहता है, सिमिलर ही रहता है। चलिए अभी बताओ, सारे ऐसे कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं जो कि सब के सब सिमिलर रहे? इक्विलेटरल। ओके, बाकी बचे ए और बी। ओके ओके, वेरी गुड। देखो आइसोस्केल्स में देखें तो आपका क्या होता है कि ये सेम नहीं दिख सकते, जरूरी थोड़ी ना, टू ही तो एंगल इक्वल होने, तो यहाँ पर मान लो 30 है, ये 30 है, और बाकी कोई और मतलब यहाँ पर दे रखा है कि मतलब ये 120 नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो ये 120 है, और यहाँ पर दे रखा है कि ये आपका 50 है, 50 है, ये 80 है, तो ये कभी भी एक जैसे नहीं दिख सकते ना। दो एंगल इक्वल होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो दोनों जो एंगल है वो सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है किसी भी दो ट्रायंगल को, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें सारे के सारे एंगल सेम प्रूफ करने पड़ेंगे, तो सारे के सारे आपके टू एंगल सेम नहीं हो सकता है 30-30 हो, 40-40 हो, ठीक, यहाँ पर 60-60 हो, तो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें इक्विलैटरल की, तो इक्विलैटरल का मतलब ही होता है कि आपके तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। इससे तो मैटर करता ही नहीं है कितना बड़ा साइड हो, कितना छोटा साइड हो, हमको बस इतना मेक श्योर करना पड़ता है कि सारे के सारे जो एंगल हो वो कितने हो, 60-60 हो, ठीक। तो बस अब जब एंगल इक्वल है तो दैट मीन्स कि जो आपके ट्रायंगल होंगे वो भी सिमिलर ही होंगे, ठीक है। तो ये आपका इक्विलैटरल। चलो फोर्थ वाला आंसर करो। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इक्वल, ये ए है, ये बी है, तो ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, बी ए आंसर होगा या ए बी आंसर होगा, ये आप ट्राई बचा, जल्दी से ट्राई करो। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो टू पॉलीगन्स होते हैं, पॉलीगन्स मैनी और ये साइड होता है, तो मैनी साइड वाले फिगर्स जो होते हैं वो सेम नंबर साइड्स अगर रखते हैं तो वो सिमिलर होंगे। कब, जब आपका क्या रहता है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, क्या आपका रहता है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कैसे रहे, इक्वल रहे, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड रहे वो कैसी रहे, प्रोपोर्शनल रहे, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि टू एग्जांपल्स दो ऐसा कि सिमिलर फिगर होने चाहिए, तो कोई भी ले लो, सर्कल्स जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर फिगर रहता है, स्क्वायर जो होते हैं, टू टू डिफरेंट स्क्वायर जो हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, सिमिलर ही रहते हैं, तो दो आपके एग्जाम्पल होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन सिमिलर की, तो आप ले सकते हो कि ट्रायंगल ले लो, एक आपका ले लो सर्कल ले लो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक आपने क्या ले रखा है, स्क्वायर ले रखा है, और दूसरा आपने क्या ले रखा है, ट्रायंगल ले रखा है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट ही है ना, तो इनके नंबर ऑफ एंगल्स भी बराबर है ना, इनका एंगल इक्वल है ना, ही इनकी साइड जो हैगी वो आपकी कैसी रहती है, प्रोपोर्शनेट रहती है। तो बच्चा एक चीज तो मेन चीज है, हम कब उसको किसको सिमिलर सोचेंगे, जब हमारे नंबर ऑफ साइड इक्वल, जब हमारी नंबर ऑफ साइड ही इक्वल नहीं है तो फिर हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है कि एंगल इक्वल है कि नहीं है। टू डिफरेंट फिगर्स हमेशा कैसे रहते हैं, अनसिमिलर ही रहते हैं, वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। सिमिलर का मेन कंसेप्ट ही यही है कि सेम दिख रहे हो, तो जब टू डिफरेंट फिगर्स है तो वो कभी सेम दिख ही नहीं सकते। चलो अभी आप मुझे इसका आंसर बताओ, यस और नो, जो यहाँ पर फिगर्स दिख रहे हैं वो आपके किस तरह से, क्या ये सिमिलर है या नहीं? हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बताओ। क्या,
हाँ हाँ, तो ये मेन तो आप यही कह सकते हो कि ये तो सिमिलर फिगर ही नहीं है, क्योंकि एक रोम्बस है और एक आपका क्या है, स्क्वायर। भले ही, या फिर आप दूसरा ये भी कह सकते हो कि भले ही यहाँ पर साइड का रेशियो सेम है, क्योंकि रोम्बस की साइड भी सारी कितने होती है, इक्वल होती है, और जो हमारा क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, उसमें भी रहता है। लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है, इनके एंगल इक्वल नहीं है। ये 90 है और ये 90 नहीं हो सकता, कुछ भी होता है यहाँ पर 160 130 या 60 जो भी होएगा, डिफरेंट ही रहते हैं। तो कभी भी ये एंगल इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, और सेम ये फिगर भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा no। चलिए आगे बात करते हैं। ये थ्योरम हमने आपको समझा दी है, मतलब बता दी है। आप चाहो वैसे इसका आपको कभी भी प्रूफ नहीं पूछना पड़ेगा, और पूछा भी नहीं जाता, इसमें बेस्ड ऑन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो एक बार देख लेना बुक में, और जहां नहीं समझ आएगा वहां पूछ लेना, ओके। क्योंकि इस पे जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो उसको कराने पर फोकस ज्यादा करें। लेकिन अगर आप लोग प्रूफ करना चाहते हो तो भले ही देख लेना, और अगर जहां भी नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल पूछ सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे 6.2 की, जो कि जो थ्योरम्स हमने अभी आपको बताई है उस पे ही बेस्ड ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। पहला, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। पहले क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है बच्चा। पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डीई है, ये जो है वो किससे पैरेलल है, वो बी और सी से पैरेलल है। तो ये लिख लेते हैं कि जो बीई है, सॉरी बीई है, ये आपका किससे पैरेलल है, ये आपका डी और बी, ई डी से, डी और ई जो है उसके साथ क्या है, पैरेलल है, ठीक। अभी क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइड दी जा रही है, और पूछा जा रहा है कि आपका ई और सी क्या होगा, यही पूछा गया ना। हाँ, सी और ई पूछा गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया कि बीसी जो है वो पैरेलल है आपका डी और ई के। तो यहाँ पर हमें याद आता है कि थ्योरम 1 क्या कहती थी, थ्योरम 1 कहती थी कि 6.1 कहती थी कि अगर हमारे टू साइड्स क्या रहते हैं, टू साइड्स आपके पैरेलल रहते हैं, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग मीन्स ये वाली पैरेलल है, तो ये और ये वाली साइड जो रहेगी, मीन्स एडी जो है वो उसका रेशियो किसके साथ, बी डी के रेशियो के साथ, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ए ई वाला जो है वो आपका सी और ई के साथ जो है, इनका जो रेशियो आएगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है। एडी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.5 दे रखी है। यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और आपसे सीई की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर हमें वही थ्योरम का यूज करना है जो अभी हमने करा था। वैल्यू रखेंगे कि दोनों का रेशियो इक्वल होता है, तो यहाँ से कट करो, 1.5 से 3 कट करोगे तो कितना आएगा, 2। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये अभी आप पॉइंट हटाते 30 आता, 15 से कट करेंगे 2 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय द 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इतने बात समझ आए बच्चा। अगर हमसे क्या पूछा गया है, सीई पूछा गया है तो 2 आएगा, और अगर हमसे ए सी पूछा जाता तो भी हम इन दोनों को ऐड कर देते, 2 + 1 3 आ जाता, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। Okay. अगर समझ आ गई तो ये वाला ट्राई करो और मुझे बताओ एडी की क्या है। सेम वो यही यहाँ पर भी दे रखा है कि ये बीसी और डी है वो कैसा है, पैरेलल है, और हमें क्या निकालना है, एडी की वैल्यू। राइट बच्चा, अगर कोई डाउट है वो आने वाले क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। हमने बस थ्योरम अप्लाई करी है कि अगर हमारी दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो जो साइड है, पैरेलल वाली साइड है, जिस जिस हिसाब से टू डिफरेंट साइड को अदर साइड को कट कर रही होगी, वो हमेशा प्रोपोर्शनल ही कट करती है, प्रोपोर्शनली ही कट करते हैं। राइट बच्चा, इसका ए और डी क्या आएगा, एडी क्या आएगा।
अच्छा जूम करना है, 1 सेकेंड। अभी ठीक है बच्चे? यस मैम। Okay. टू 1.6 क्या बचा? 1.6। ओके, चलो मैं इतना हिंट देती हूँ कि 7.2 से कम आएगा। अच्छा 2.4। ओके, मैम 1 मिनट। हाँ हाँ बच्चा देख। ओके, मैम 2.4 वो एक मिस्टेक हो गई थी। कोई नहीं बच्चा, ठीक है 2.4 ठीक है। ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो क्या कहा गया है, ये 7.2 दे रखा है, इसको x मान लो या फिर नहीं भी मान लो तो भी चलेगा। क्या कहा गया है कि हमने देखा कि ये दोनों जो साइड है वो क्या कहा गया, इनको पैरेलल कहा गया। तो ये कितना हो जाएगा, डी के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, ये जो डी ई है जो इसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल जो भी लाइन होती है वो अदर टू लाइंस को कैसे कट करती है, प्रोपोर्शनली कट करती है। दैट मीन्स के एडी डिवाइड बाय जो आपका बी और डी होगा वो इक्वल होगा किसके, वो आपके इक्वल होगा आपके ई और सीई के रेशियो के। सॉरी ये एक लाइन है, ठीक। तो अभी हम वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू x मान ली थी, ये कितना हो जाएगा 7.2 इज इक्वल टू 1.8 और 5. तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 18 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7.2 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.2 डिवाइड बाई 3। तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा बचा 2.4 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे ये दोनों क्वेश्चन में? नो मैम। ओके चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर हम एक क्वेश्चन अपने हिसाब से दे रहे हैं वो ट्राई करेंगे, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। मान लो आपको इस तरह से दिया जाता, ए बी सी, ये आपको दिया गया है 2 और ये पूरा का पूरा साइड दिया गया है 7 और ये वाला साइड दिया गया है आपको 5। और कर लो इसको।
ठीक। और कहा गया है कि आपको बताना है कि ये डी था, ए ई क्या आएगा। तो क्या आप बता सकते हो? ट्राई करो, ये वाला सी कितना आएगा, थोड़ा सोचोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या निकालना है क्या नहीं करना है। या इसके पास आपको दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले में मॉडिफाइड कर लो या फिर आप अलग अलग आंसर निकालो। तो अभी ये सोच के बताओ कि आपका डी सी और ई कितना आएगा। राइट बच्चों, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको फुल साइज दे दी जाएगी, फुल पूरा साइड देके स्मॉलर वाला पोर्शन पूछा जाएगा। और इतना दिया गया है कि जो वीसी है वो आपके किसके पैरेलल है, वो डी और ई के पैरेलल है। मैम बताना क्या है? बचा आपको सी की वैल्यू बतानी है। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। जल्दी से ट्राई करो बाकी। ओके बच्चा, जल्दी से ट्राई करो, हम आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं। चलो देखते हैं। देखो, दो तरीके कौन कौन से हैं। एक तो आप ये कर सकते थे कि ये आपका कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल कितना है, 7 है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है। अगर पहला आपका 2 है तो दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 5, टोटल 7 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या लगा सकते थे कि प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है बेसिकली, तो हम वो आपका लगा सकते थे कि एडी जो है वो क्या हो जाएगा, बीडी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई सी। ठीक है, तो एडी आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये आपसे पूछा गया। तो अभी हम क्या कर देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2CE इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय द 4। तो CE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय द 4 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, ये 2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये तरीका बिल्कुल सही है, आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन कैसे आया? क्या बचा, 5 कैसे आया? 5 बचा, ये टोटल दे रखा था ना 7। देखो, ये 7 दे रखा है ना, ए और बी का पूरा। तो ये 5, अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। बेसिकली ए बी किससे मिलकर बना है, ए डी प्लस बी डी से मिलकर बना है। तो ये आपका 7 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बचा, ये 5 हो जाएगा। ओके, ठीक। इसको ना एक और तरीका था, इसका एक और क्या तरीका होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भले ही कहती है कि जो एडी का रेशियो है वो किसके बराबर होता है, वो बीडी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ये कर सकते हैं कि दोनों को प्लस प्लस 1 कर दो,
कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर हम कटते तो भी कट ही जाता ना। तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जैसे बीडी की जगह लेना था, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एडी प्लस बीडी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीडी हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, एई प्लस सीई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, एडी को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा पूरा ए और बी और डिवाइड बाय बीडी, और यहाँ पर कितना मिलेगा, ए और सी डिवाइड बाय सी। तो इस तरह से हम ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर दिया गया है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पैरेलल हैं, तो ये जो स्मॉलर वाला साइड्स होता है, ये वाला स्मॉलर साइड और इसका रेशियो भी क्या रहता है, ये वाले स्मॉलर साइड और ये पूरे के रेशियो के इक्वल होगा। सेम अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसा बीडी इज बीडी और एडी का रेशियो जो है वो किसके साथ लेते, सी और ए के साथ लेते, एक ही बात है ना बच्चा। रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वही रेशियो रहेगा। फिर प्लस वन करते तो आप ये भी कह सकते थे कि ये जो छोटा सा ये वाला जो पोर्शन है इसका रेशियो और पूरे वाले रेशियो, और ये वाले ये छोटा सा रेशियो और ये पूरे वाला रेशियो भी कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो इसको हम सेम फॉर्मूले को मॉडिफाई करके दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल थ्योरम के अकॉर्डिंग ही सही है। हर बात पर प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको ये देखना है कि रेशियो हम ले किसका रहे। अगर हम दोनों स्मॉलर साइड ले रहे हैं तो दूसरा साइड भी दोनों स्मॉलर ही रहना चाहिए, उन्हीं का रेशियो इक्वल होगा। और अगर हम लार्जर साइड ले रहे हैं तो स्मॉलर टू लार्जर ले रहे हैं, अपर स्मॉलर टू लार्जर ले रहे हैं तो दूसरे साइड भी वही लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम जो डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली साइड टू प्रॉपर पूरी साइड ले रहे हैं, उसका रेशियो ले रहे हैं, तो दूसरे साइड भी वैसे लेना पड़ेगा। हम तीनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, हमेशा आंसर सही ही आएगा। समझ आया बच्चा? ये तीनों चीजें समझ आए कि नहीं, जल्दी से बता दो हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बोलो। अरे कुछ तो बोलो। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको बताना है इसकी वैल्यू। ओके, यहाँ पर दिया गया है आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि EF जो है वो QR के बराबर है। तो बेसिकली रेशियो आप यहाँ पर प्रूफ कर दो कि दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि दोनों ही क्या रहेगा। नहीं बच्चे, इसका आंसर तो वैसे भी प्रूफ करना है, यहाँ पर तो पोल नहीं कर सकते ना बच्चे। प्रूफ में कैसे पोल करेंगे, अगर पोल वाले क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम करवा देंगे, बट ये लोगों ये वाले आंसर तो आपको पहले से पता होते हैं, एनसीईआरटी में दिए गए। देखो इसको कैसे करेंगे, बाकी दो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना है इसका, ये वाला हम समझा देते हैं कि सबसे पहले क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, जो कि ट्रायंगल क्या है, PQR, ठीक है। और यहाँ पर दो पॉइंट है, एक E है एक F है, दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट को हमें मिक्स कर देना है, ठीक है। अभी क्या कहा गया है, जो PE है ये कितना दिया गया है, 3.9, और जो EQ है वो कितना दे रखा है, 3, और यहाँ पर देखो ये कितना दे रखा है, 3.6, और ये कितना दे रखा है, 2.4। तो इनका जब हम क्या निकालेंगे, PE का जो रेशियो है वो QE के साथ निकालेंगे, तो अगर ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, ये हमारा इक्वल आना चाहिए PF डिवाइड बाई FR के, ठीक है। तो निकाल जाएगा, कितना आ जाएगा बचा, 3.9 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना करेंगे, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3 से कट करोगे तो 13, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा, ये आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर निकालते 13 डिवाइड बाई 10 आया ये, ठीक। अभी सेकेंड वाला निकालोगे, ये वाला निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6, और ये कितना आ जाएगा बचा, ये आपका आ जाएगा 2.4। तो इससे कट हो गया, 12 से कट करोगे तो 3 डिवाइड बाई 2 आया, तो ये इक्वल नहीं आया ना बचा। दैट मीन्स के E की जो
मतलब ई और एफ जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि ई एफ जो है इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना होता है। हम रेशियो निकाल के देखते हैं, अगर इक्वल आता है तो आपका क्या रहता है, वो पैरेलल होती है, नहीं आता है तो नहीं। इसके 2 और क्वेश्चन है बचा, वो ट्राई करना, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते। बाय बाय बच्चा।